आदरणीय दीक्षित जी, जब तक वो हम सबको अपना एक महाप्रबंधक के रूप में मार्गदर्शन दे चुके हैं, लेकिन अब वर्तमान में वो एक संरक्षक के रूप में हम लोगों के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। आदरणीय भाभी जी, सभी सम्मानित मुख्य प्रबंधकगण, बर्रा शाखा के मुख्य प्रबंधक राकेश जी, और चूँकि बहुत समय हो गया है इसलिए चूँकि अब नाम तो सभी का जानते हैं, सभी हमारे आदरणीय लोग, स्नेही लोग और जो इस संस्था के और संगठन के उत्तराधिकारी लोग हैं, वो जो सभी यहाँ पर उपस्थित होकर ये वो समय है जब 14,344 दिन बाद और इस शाखा में 224 दिन की सेवाओं के बाद और अभी अभी पत्र प्राप्त करने के बाद रिटायर हो चुका हूँ और लगभग ये फंक्शन भी जो है अपने बिल्कुल समापन की ओर है। और ऐसे में उपस्थिति हमारे श्री सीवी सिंह यादव जी की पत्नी जो हमारे भाभी की तरह है, उनको विशेष रूप से जमीर साहब और उनके परिवार को, और इस कार्यक्रम में या हमारे किसी भी इस 14,344 दिन के सफर में पहली बार बहुत ही गंभीरता के साथ उपस्थित हमारी धर्मपत्नी और हमारी सुपुत्री और इस शाखा परिवार के गौरीलाल जी, ब्रजेश जी, कैलाश जी, मनीष, सौम्या जी शायद चली गई है, ऋषि केशवानी जी, अमन, महेश, जिनके बीच में 224 दिन हमने बहुत ही सुखद एहसासों के साथ गुजारे हैं। मैं सभी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और निश्चित रूप से हमारे अपने इस 39 वर्ष 3 महीने लगभग 16 दिन का जो हमारा सेवा का कार्यकाल रहा, इसमें जो ये अंतिम पड़ाव था शाखा बर्रा में जो मुझे आने का मैं तो सौभाग्य ही कहूँगा, इसमें इतने ज़्यादा लोगों से संपर्क हुआ क्योंकि ये तो दिमाग में था कि बर्रा एक बड़ा क्षेत्र है और उसमें हमारे अपने इस ग्रामीण बैंक के सफर के बहुत भूतपूर्व सैनिक बहुत रहते हैं। तो वास्तव में जिस क्रम से हमारी उनसे मुलाकात हुई, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी उन लोगों से इतना गहराई से संपर्क कर पाता। यद्यप मैं बहुत ज़्यादा आज के इस अपने विदाई समारोह में, चूँकि एक संस्था के अंतर्गत चल रहा है, एक संस्था की प्रमाइशस के अंदर चल रहा है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा संगठनात्मक बातों पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करूँगा। उसके लिए और मौके आएंगे, तमाम और कार्यक्रम हैं। क्योंकि आज ये एक अधिकृत रूप से हम जिस संस्था की वजह से समाज में, अपने परिवारों में एक अच्छी और इज्जत और प्रतिष्ठापूर्ण आर्थिक स्तर के तहत जो पहचान पाए हैं,
तो निश्चित रूप से मैं आज अपनी उस संस्था को ही आभार व्यक्त करते हुए और उसके एक अंग के रूप में आप सभी को आभार निश्चित रूप से व्यक्त करते हुए मैं अपनी सेवानिवृत्ति की ओर रवाना होना चाहूँगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे इस क्षेत्र में अब हमारे बीएमएस परिवार के जो मुखिया हैं, कभी उन्होंने राष्ट्रीय नेतृत्व भी प्रदान किया है। सुदीप पांडे जी भी हमारे पास की शाखा में इस समय उपस्थित है, और भी हमारे उस संगठन परिवार के सदस्य हैं, इंटर परिवार सदस्य हैं, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे लगता है कि अपने इस सफर में जो भी मेरी पीठ ठोकी गई, चाहे संस्था के लिए या संगठन के लिए हो, वो ये तो निश्चित है कि अकेले कुछ नहीं हो सकता है। जो कुछ भी संभव हुआ है वो सभी लोगों के सहयोग से ही संभव हुआ है। मैं अगर इसको निचोड़ के रूप में देखता हूं तो मुझे आज सेवानिवृत्त होकर अपने परिवार के साथ घर जाने में इतना सुखद एहसास हो रहा है कि मैंने अपनी इस लंबी यात्रा में संस्था के साथ किसी भी तरीके की बेईमानी नहीं की है। इसका मुझे बहुत किसी भी प्रकार की, उसके मैं अब डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो होगा कि अपनी वाहवाही कर रहे हैं। मैंने किसी भी जो भी एक्टिव रूप से जो मैंने रोल अदा किया, पर्टिकुलर 2006 के बाद एज ए ब्रांच मैनेजर, जितना भी मेरा 15-16 साल का एज ए शाखा के एक नेतृत्वकर्ता के रूप में, ब्रांच हेड के रूप में रहा, जिसमें हजारों हजार कस्टमर से हमारा सामना हुआ होगा, उनको हमने बैंक की तमाम योजनाओं से लाभान्वित किया होगा, जोड़ा होगा। मेरे मन के अंदर आत्मा ये कहती है कि मैंने किसी भी एक ग्राहक से किसी भी प्रकार की कोई ठगाई ही नहीं की। तो ये नहीं कह सकता है कि शुक्ला जी ने कोई भी हमसे आर्थिक हो या उसको धोखा दिया हो या उसको बेवकूफ बनाया हो, ऐसा नेवर एक भी ग्राहक नहीं कह सकता है कि मैंने उसको किसी भी तरीके का धोखा दिया हो। और यही चीज मैं अपने सैसों काल से लेके आज तक, मेरा दिल ये कहता है कि मैंने अपने किसी भी, चाहे हमारे संगठन का सदस्य हो या किसी दूसरे संगठन का सदस्य हो, मैंने उसको कभी झूठ नहीं बोला और चीट नहीं किया उसको, कि उसको किसी गलत फहमी में रखूं या उसको किसी तरीके से उससे ठगाई करके कोई अपनी जेब भरने का प्रयास करूं। ये तीन चीजें मुझे इतना आंतरिक सुख देती है, और यही एक मजबूत चीज होती है जो आपको सशक्त रूप से समाज के अंदर, अपने लोगों के अंदर, अपने ग्राहकों के अंदर, अपनी संस्था के अंदर एक सबसे बड़ी प्रतिष्ठा प्रदान करती है। और यही मैं आह्वान भी करना चाहूंगा सभी लोगों से। देखिए, प्रारंभ काल का युग छोड़ दीजिए, जो शुरुआती दौर था उस समय सिर्फ हम ही लोग नहीं, संस्था की तरफ ऐसा है कि हम लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं और बाकी नहीं। पूरी वर्तमान में बैंकिंग इंडस्ट्री ही अपनी अपनी प्रतिस्पर्धा में अपनी अपनी संस्था के लिए बिल्कुल करो या मरो के तरीके से दौड़ रही है। वो चाहे आपसे 1000 गुना सशक्त स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे आपसे 1000 गुना सशक्त प्राइवेट बैंक ICICI हो, लेकिन आपको देखना होगा कि उनकी जो मैन पावर है, बिल्कुल कुछ और मिशन है ही नहीं उनके पास। हमको भी कुछ ऐसा ही माहौल आने वाले समय में बनाना पड़ेगा अपनी संस्था के लिए, क्योंकि जो पूंजीवादी व्यवस्था चल रही है, जो पूंजीवादी व्यवस्था के तहत निजीकरण का, ये कोई भारत का ही वो खेल नहीं है, अब ये दुनिया के खेल है। भारत अब इससे बच नहीं सकता है।
अब ये उस कोने तक पहुंच चुका है, उस छोर तक पहुंच चुका है कि लौट नहीं सकता है। लौटने में इसको भारी नुकसान है। इसलिए मेरा अपना मानना है कि ये जो ट्रेड यूनियन के रूप में जो हम लोगों को ये लगता है कि यार ये मैनेजमेंट की भाषा बोलने लगे हैं, इस माइंड सेटअप को चेंज करना होगा हम लोगों को। मैं अपने सभी युवा उत्तराधिकारियों को या जिनके पास शेष समय है, आपको इन सब चीजों में, क्योंकि देखिए सभी जगह जा जाके मेरा एक ही लाभ होता है कि मैं बड़ौदा यूपी के अलावा दूसरी भी बैंकों में मुझे जाने का सौभाग्य मिलता है, पूरे भारत भर में जाने का सौभाग्य मिला। वहां की जो भी कमियां देखता हूं, मेरा प्रयास होता है कि मैं अपनी संस्था में आने के बाद, एक जिम्मेदार लीडर होने के बाद, उनको अपनी इस संस्था में, अपने संगठनात्मक ढांचे में ना आने दें। और मुझे बड़ी खुशी है कि तमाम अंतर विरोधों के बावजूद हमारी उन बातों को लोगों ने एक मेजॉरिटी में स्वीकार किया है। और सबसे ज्यादा उसका मुझे प्रबंधन से भी सहयोग मिला कि तमाम ऐसे गंभीर इशू भी रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से इशू रहे हैं, जिनका निराकरण कराने में मुझको सफलता प्राप्त हुई। मैं चाहता हूं बड़ौदा यूपी बैंक जो देश का सबसे बड़ा बैंक है, व्यवसायिक बैंक है, वो 3 आरआरबी के बाद उसको ये गौरव प्राप्त हुआ है। और ये जो 3 आरआरबी का परिवार है, जिसने इस ग्रामीण भारत के अंदर 76-77 के बाद अपना सफर प्रारंभ किया है। हम लोग तो 80 में आए, लेकिन हमारी आजमगढ़ संयुक्त ग्रामीण बैंक था, हमारी गोरखपुर थी, ये सब प्रारंभ की ग्रामीण बैंक थी। हम बहुत संघर्ष की स्थिति में आ चुके हैं, क्योंकि नीतियां ऐसी हैं। अब वो नीतियां आपके लिए बदल नहीं दी जाएंगी। आप चाहे जितना संघर्ष इस समय कर लें, चाहे जितना मैनेजमेंट को आप दबाव बना ले, लेकिन आप वैकेंसी नहीं अप्रूव करा सकते हैं, क्योंकि ये नीतिगत रूप से भारत सरकार के स्तर का मैटर है। आप तो देख ही रहे हो इसमें चुनाव में पक्ष विपक्ष के रूप में क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि 20 लाख जगह खाली पड़ी थी, क्यों नहीं भर्ती हुई। तो क्या कहीं दूसरे डिपार्टमेंट में आप सोच रहे हो क्या खाली थी? अरे उस 20 लाख में आप भी शामिल हो। 40,000 पद खाली पड़े हैं और आपको एनपीए और तमाम तरीके के नियम कानूनों को बता के एक नीति निर्धारकों के द्वारा, चेयरमैन चाहते हैं क्योंकि उनको चाहिए, आरएम चाहते हैं कि उनको चाहिए, लेकिन चूंकि आपके दिमाग में होना चाहिए सभी लोग बहुत उच्चाधिकारी पदों में काम कर रहे हैं, सभी प्रमुख रूप से संगठनों के लीडर हैं, कि कोई भी रिक्रूटमेंट को अंततः जाके भारत सरकार के एक डिपार्टमेंट है, जिससे इनकम एक्सपेंसर जो डिपार्टमेंट है उसके आधार पर उसकी अनुमति लेनी पड़ती है, तब जाके वो रिक्रूटमेंट होता है। और ऐसे कोई संकेत नहीं है। मेरी बड़ी गंभीर चर्चा वर्तमान प्रबंधन से भी हो चुकी है। अब आसान रास्ता क्या है? या तो हम आंदोलन घोषित कर दें और एक ऐसा अंधा आंदोलन घोषित कर दें जिससे 5, 10, 15 दिन एकदम अफरा तफरी इस बैंक में फैल जाए और हम बहुत बड़े लीडर बन जाएं। मार जो है ये होने लगे, वाह वाह शुक्ला जी ने बहुत अच्छा किया, लेकिन रिजल्ट शून्य। पता है कि शून्य होगा, वो दिखाई देता है कि शून्य होगा। इसलिए एक पॉजिटिव लीडर के रूप में भले ही लोगों को बात खराब लगे, ये मेरा कर्तव्य बनता है अपनी इस संस्था के लिए, जिसकी बदौलत हमने इतनी लंबी अपनी परिवार की आवश्यकताओं की आर्थिक यात्रा को एक सशक्त माध्यम के साथ पूरा किया है। और कम से कम रिटायर होने के बाद अभी चर्चा हुई, इतना शुक्र है कि हम एक अच्छे कम से कम निम्न मध्यम वर्गीय के रूप में इस समाज में अपनी इज्जत और प्रतिष्ठा को बरकरार रखेंगे और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। इसलिए ये जरूरी है
कि अपनी संस्था से एक स्नेह का वातावरण बनाया जाए। एनपीए पीएनपीए चेयरमैन की हेडक नहीं है, ये हमारी हेडक है। वातावरण बना हुआ है, फंसा हुआ है मामला। मुझे द्विवेदी सर ने कहा, मैं जब रंगिया में गया था, मैं एक उदाहरण जरूर कोट करूंगा, उस समय तो प्रबंधन के स्तर से ही छुपा दिया जाता था, वो हमारे ही लाभ के लिए छुपाया जाता था। ऐसा नहीं है कि उस छुपाने के बाद उस समय के तत्कालीन प्रबंधन के लोग प्रधानमंत्री बन गए हों छुपा के, लेकिन एक दिन ऐसा स्वाभाविक रूप से आना था, वो छुपा के होता कि अगली बार सही कर लिया जाएगा। लेकिन कुछ राजनीतिक वातावरण सब कुछ होते हुए मैं जब रनिया में गया था तो मुश्किल से कागज में 40-42 लाख का जो है एनपीए था। और मैं इस चीज को स्वीकार करता हूं कि लगभग 4-5 साल तक इस बैंक के अंदर एक माहौल रहा कि जो वो एनपीए की लिस्टें आती थी या पीएनपीए की लिस्टें आती थी, हम बस उसी में अपने को केंद्रित रखते थे। लेकिन मैं जिस शाखा में रहा, मैं उन लिस्टों के आधार पर अपने को केंद्रित नहीं किया। मैंने हमेशा मैनुअल अपनी तैयारी की और हमेशा अपने सहयोगियों से इस बात के लिए नाराज होता था कि अगर कार्डू में 3171 रुपए आया है तो मैं देख रहा हूं कि हमारे सहयोगी उसको फोन कर रहे हैं या नोटिस भी दे रहे हैं तो उसमें 3171 रुपए लिख रहे हैं। मैं बार बार कहता था कि ये 3171 लिखने से काम नहीं चलेगा, इसको आगे तक की बताओ। ये तो 3171 पीछे का है जो है इसका, और आप 3171। लेकिन एक माहौल बना हुआ था इसी तरीके का। हमने कोई स्टाफ नहीं जान पाया, लेकिन मैं जाने के कुछ दिनों बाद लगातार हम जो है मैनुअली मैंने अपना पूरा ऋण का जो है तैयार करना शुरू किया, तैयार करना। जबकि एनपीए पीएनपीए की लिस्टें आरओ से आ रही हैं, हमारे सार्विक जी का ध्यान उधर ही केंद्रित है। लेकिन मुझको 1 महीना लगा जब हमने उसका पूरा निचोड़ का एक डायरी तैयार कर ली और 4 करोड़ 80 लाख का एनपीए जो है उसमें 42 हटा दीजिए, और जो उस समय पीएनपीए आया था, अगर देखा जाए तो कुल मिला के बैंक जिसका 9 करोड़ कुछ आउटस्टैंडिंग था, 4 करोड़ 80 लाख का जो एनपीए था, जो डायरी मैंने सार्वजनिक रूप से, जब चेयरमैन साहब डीपी गुप्ता सर आए वहाँ पर सारे ब्रांच मैनेजर की रिव्यू मीटिंग करने, उसमें कौन सा एक कोई आह्वान किया गया था, जीतो कुछ करके याद नहीं आ रहा है, तो मैंने एज ए ब्रांच हेड मैंने वो डायरी उनके सामने रख दी। हमने कहा आप सिर्फ 42 लाख रुपए में एनपीए को कम करके जीतो जंग पता नहीं क्या था, हमने कहा उसके लिए आप हमको आह्वान करने आए सर। जबकि ईमानदारी की बात है वो ब्रांच 4 करोड़ 80 लाख पर रन कर रही है, और ये है हमारी डायरी विलेज वाइज पूरा डिटेल आपके सामने। शांत हो गए, कुछ नहीं हुआ, कोई ऐसा आह्वान नहीं आया, कोई रिएक्शन नहीं आया। लेकिन मैंने अपना अभियान, जो भी हमारे साथ उस समय लोग थे वो हमसे बड़े दुखी, बड़े नाराज, इतनी गर्मी, लेकिन हमने बिल्कुल भूतों की तरह वो अभियान चलाना शुरू कर दिया। और भयंकर गर्मी में मैंने चलाया। तब जब हमारे साथ जाने वाले स्टाफ, नाम नहीं लूंगा, वो भी सब इंसान ही है, वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाते थे और हम उसी धूप में पूरे गांव का करके, और कोई घर नहीं बचा जिसकी मैंने कुंडली नहीं खटखटाई और उसको मैंने ये नोट नहीं कराया और एक नोटिस नहीं पकड़ाया। इसके बाद वो राउंड फिर मैंने वीएलईज को मोबिलाइज किया, वीएलईज से सेकंड नोटिस, सबको कम से कम 300-400 नोटिस थी, उनसे भी फिर हमने जाड़ा आया तो भयंकर जाड़े में मैंने विजिट्स करना शुरू किया, और उसी का परिणाम है कि 7 लाख एनपीए में, शुद्ध एनपीए 7 लाख का छोड़ के आया था द्विवेदी जी से खबर। जब मैंने एनपीए पीएनपीए में इतना एक गहराई का प्रयास शुरू कर दिया तो कुछ चीजों, कुछ पैरामीटर में हम पिछड़ भी रहे थे, तो बैंक ने कभी हमसे, बैंक ने कभी, ना आलम साहब ने, ना द्विवेदी जी ने कभी मुझसे किसी भी तरीके की नकारात्मक बातें नहीं की। और बस उसी के बाद मैंने वहां ग्राहक गोष्ठियों की छड़ी लगाना शुरू कर दिया। कभी हमारी किसी ग्राहक गोष्ठी में कोई आपत्ति रीजनल ऑफिस ने नहीं। हमने 32
ग्राहक गोष्ठी उस समय की जिस समय मैं प्रतिज्ञा यात्रा भी उत्तर प्रदेश में कर रहा था। प्रतिज्ञा यात्रा करके 4-5 दिन के बाद जैसे आता था अपनी ब्रांच पहुंचता था, ग्राहक गोष्ठी में तोते की तरह वो चीज समझाता था जो उनके सारे खुद नहीं खोपड़ी समझ में आती थी, लेकिन हमने अपनी बात उनको समझाने का पूरा किया। मेरा यही अनुरोध है, क्योंकि अब हम अधिकृत भूमिका तो नहीं अदा कर सकते, लेकिन मैं इतना जरूर अपने उत्तराधिकारियों को, अपने शेष लोगों को और साथ में सेवानिवृत्त लोगों को, उनकी ड्यूटी खत्म नहीं हुई। अभी किसी ने कहा था, शायद सुदीप पांडे जी ने कहा था, देखिए ट्रस्ट जब तक उनमें कुछ रास्ते खुल रहे हैं, कुछ पैसा मिलने जा रहा है, सरकार कुछ पैसा देने जा रही है कैपिटल के रूप में, समझता अपने बैंक में चिट्ठी भी आ चुकी है, क्योंकि 156 करोड़ आर्यावर्त को मिला है CRAR मेंटेन करने के लिए। आने वाले समय में निश्चित रूप से ट्रस्ट भी बन जाएगा। जब ट्रस्ट बन जाए तो फिर थोड़ा सा आराम हो जाओ, लेकिन हम कहते हैं कि जब इतनी प्रतिस्पर्धा है और आज 40,000 से लेके 50-60 हजार रुपए हम अपनी उस संस्था से, जिसमें गरीब से गरीब कस्टमर है, जिसमें आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि जिनके बीच से हम इतना कमा के और आपका भी जीवन आज की डेट में ये संस्था चला रही है, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ इसके लिए भी अपना योगदान बिना किसी हिचक, और जानने भी लगेंगे सारे स्टाफ। अभी तमाम लोगों को शिकायत होती है यार नए लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, तो हमने कहा भाई अपनी भूमिका अदा करनी पड़ेगी, आप हमें रिटायर होने दीजिए, लीडरशिप छोड़ दीजिए, रिकॉग्नाइज करेंगे। कहीं ना कहीं हम जिस क्षेत्र में रह रहे होंगे, जिस मोहल्ले में रह रहे होंगे, हमारा रहना बेकार है अगर वहाँ का कोई भी कस्टमर किसी तरीके की सुविधा चाहता है, कोई एडवांस चाहता है और हम पहला ट्राई अपने बैंक से न करावें, तो फिर हमारा रिटायर्ड होकर और रहना बेकार है। ये सब चीजें थोड़ा सा अपने मन के अंदर आप सभी को केंद्रित करनी होगी। बहुत लंबा मैं बहुत नहीं संबोधन करना चाहता हूँ। मैं सभी को आभार व्यक्त करते हुए कि सर्वप्रथम अगर संस्था के प्रति अपना, जैसे यहाँ मैं, अब चूंकि RM साहब चले गए, नहीं मैं उनसे कुछ अनुरोध करना चाहता था, लेकिन अब चूंकि उनके सामने व्यस्तता थी, तो चूंकि त्रिपाठी जी हैं, निश्चित रूप से वो हमारी बात को वहाँ पहुँचाएंगे। ये आपकी सबसे बड़ी व्यवसायिक ब्रांच है, लेकिन जिस तरीके की ग्राहक के सेटिस्फैक्शन को लेकर हमारी स्टाफ की सेवाओं में कोई कमी नहीं है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी चल रही है, ATMs नहीं आ रहे हैं, मतलब चेकें लंबे समय तक डाक से नहीं पहुंच रही है, मोबाइल बैंकिंग से लोग सेटिस्फाई नहीं है, स्टाफ में अगर एक भी स्टाफ छुट्टी में चला गया तो इस ब्रांच के काम करने का जो है ढंग, कोई ना कोई काउंटर खाली है और आदमी फ्रस्ट्रेट होके जा रहा है, अभी कैलाश जी भी यहाँ से। तो जो हमारा सबसे रीजन का प्रमुख एसेट है, उसको मैन पावर देने में कोई इस तरीके की, भाई जो अच्छी दुकान होती है उसको तो आदमी चलाता ही है बढ़िया तरीके से, भाई इसको सेटिस्फाई रखा जाए। फिर भी मैं यहाँ के अपने सभी स्टाफ को, जो 224 दिन में मैंने माहौल देखा, मैं निश्चित रूप से मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि बिल्कुल कभी कभी मुझे ये कानपुर का प्लेटफॉर्म नंबर 1 नजर आने लगता है, जैसे प्लेटफॉर्म नंबर 1 चल रहा हो, कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहाँ जा रहा है, कोई ये चिल्ला रहा है। अमन जो एक डेली बेसिस में काम कर रहा है, एक साथ 3 स्टाफ बुलाता है, तीनों पास पहुँच जाता है, और उसी के साथ कस्टमर भी बुला देता है तो उसके बाद भी पहुँच जाता है। बस फर्क इतना है कि जो काम करने जा रहा होता है वो वहीं छोड़ तो किसी का भी काम पूरा नहीं करे क्या अमन, वो वहीं छोड़ गया। अब वहाँ वाले ने बुलाया, अरे अमन ये बड़ा छोड़ा है, तो डेली वेजर होने चाहिए। कई बार राकेश जी से कहा कि आप इतनी 150 करोड़ की ब्रांच, करोड़ों रुपए का प्रॉफिट देने वाली ब्रांच, मुझे सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ और न ही जिस तरीके की मेरी पोस्टिंग थी कि मैं इसमें कोई हस्तक्षेप कर सकूं। लेकिन अगर ये मैं दावे से कहता हूं, चाहे भले वो सक्सेना जी का अपना रिजिडनेस रहा हो, लेकिन अगर मैं इस शाखा का प्रबंधक होता तो सक्सेना जी को भी 2 डेली वेजर का अलाउ करना पड़ता, क्योंकि मैं ऐसी प्लानिंग उनके सामने सबमिट करके और
हायर प्रबंधन को सूचित करता कि उनको मजबूरी में देना पड़ता है। हमको अपनी प्लानिंग को बहुत मजबूत तरीके से करके और प्रबंधन के सामने हम लोग जनरली प्लानिंग को बहुत सशक्त रूप से करके बिना करे प्रबंधन के पास पहुंच जाते हैं और प्रबंधन प्रोफेशनल है। अब दीक्षित जी जैसे आत्मी टच वाले अधिकारियों का आना हो गया, वो भी काम खत्म हो गया। अब प्रोफेशनल्स लोग आ रहे हैं और प्रोफेशनल से हमको प्रोफेशनल तरीके से निपटना होगा। आपको अपनी पूरी मजबूती से तैयारी करनी होगी। मैं अपने सभी काम को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बहुत गहराई से मैं किसी मैटर में नहीं जा रहा हूँ। मुझे गर्व है कि आप लोगों को हमने जो शक्ति दी, तो जो इस 39 वर्ष 3 महीने 14 दिन के अंदर हम सबके जीवन में बदलने की जो भी घटनाएं हुई, मुझे गर्व है कि मैं उस हर परिवर्तन रूपी घटना का नीति निर्धारकों के उस निर्णायक मंच में आप सबके प्रतिनिधि के रूप में संगठनात्मक व्यवस्था के साथ उपस्थित रहा और उसका मैं जीता जाता उदाहरण मिला कि कैसे हम सब लोगों ने इतनी लंबी यात्रा में अपनी विजय से प्राप्त की। ये बात बिल्कुल सत्य है पांडे जी की। एक उदाहरण समान कार्य पे समान वेतन का जो संवैधानिक अधिकार है, हमारी उस संघर्ष यात्रा में जो कानूनी रूप से भी चली थी, एक भी एग्जाम्पल पैन इंडिया का हमारे पास नहीं था, लेकिन वो लड़ाई हमने जीती। यही पेंशन के संदर्भ में था कि 2004 को देश की संसद से पास रेजोल्यूशन, जिसको सारी राज्य सरकारें मान चुकी हैं, जिसको सारी केंद्रीय व्यवस्थाएं मान चुकी हैं, 2010 से न्यू पेंशन स्कीम बैंकिंग इंडस्ट्री में लागू हो चुकी है और उसके बावजूद कोई उदाहरण नहीं कि बैंकिंग इंडस्ट्री के समान पेंशन पाने की कोई नजीर मिल जाए, लेकिन फिर भी हम लोगों ने वो चीज प्राप्त की। इसके पीछे कारण सिर्फ इतना है कि 42 करोड़ जो 47 वर्ष में कस्टमर हमारे आपके बीच में जुड़े हैं, उसमें से लगभग 90% इस देश की आत्मा है। गरीब लोग हैं, अति निर्धन लोग हैं, उनकी आत्मा है। अगर आपने पढ़ा होगा तो 2001-2002 के बाधित वेतन जो बाधित कर दिया गया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट के 3 सदस्यीय बेंच का जो निर्णय आया था, तो उसमें जेबी पटनायक जी ने ये लिखा था कि इनके किसी भी वेतनमान ढांचे के अंदर पेंशन दी जाती है। इनके किसी वेतनमान ढांचे के भुगतान को प्रॉफिट लॉस से नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि यही वो बैंक है जिसने देश के गरीब से गरीब आदमी की अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़ा, तमाम उन्होंने उसको वेरीफाई किया कि उनको आर्थिक जीवन को पटरी में लाने का एक बैंकिंग काम किया है। ये एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग में लिखा है। इसलिए हम सबको कम से कम इस मंत्र को हमेशा याद रखना चाहिए और इस वर्तमान प्रतिस्पर्धा में इस संस्था के लिए जितना ज्यादा, भाई अभी बैठी हुई है सामने, भाई ऐसा तो है नहीं कि ये कोई देवी है, तो वो बिल्कुल जैसे आप लोगों ने प्रकट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी एक इंसान है, लेकिन नो डाउट कि लगातार एक महीना तक घर से बाहर बने रहना, कोई भी घरेलू कामों में किसी भी तरीके का इंटरेस्ट न लेना, कैसे संभव है? लेकिन ऐसा भी नहीं है। 3 महीने का पूरा रोड मैप हमेशा मेरे पास तैयार रहा। आज भी मार्च अप्रैल मई का बना हुआ है, सबको पता है, मैंने इस लोग देखे हुए हैं कि हमको मार्च अप्रैल मई में क्या करना है। अगर मार्च अप्रैल मई में 18 अवकाश उस समय सर्विस पीरियड में, तो मैं उसमें से लगभग 3-4 पहले से ही तय कर लेता था, वो प्रोग्राम नहीं देता था किसी। और उस हिसाब से इनकी मंदिरे जाने की इच्छा रहती है कि मंदिर कोई हुआ लो तो भैया प्रयास कर लिया, हो आए, या ज्यादा ससुराल चले गए, साले साहब क्या चले गए, बाकी कोई इंटरेस्ट नहीं है कि तुम कहीं चलो, बस इतना इनका काम है। नो डाउट इनका बहुत अच्छा सहयोग रहा, सफर में सहयोग रहा,
सबसे बड़ी लीडरशिप करने में, या हम कहते हैं ब्रांच मैनेजरी में, अगर उनका परिवार और पत्नी का सहयोग नहीं होगा तो एक अच्छे ब्रांच मैनेजर भी आप नहीं बन सकते, कम से कम ग्रामीण बैंक के। क्योंकि उसमें भी आपको जब बैंक है तभी आप संडे को जाएंगे। हमारी प्लानिंग है 2 महीने की कि हमने देख लिया कि ये काम इतना पेंडिंग है, हम दो संडे भी चले गए। कोई जरूरी नहीं कि आपके ऊपर दबाव आवे। क्यों? क्योंकि एज ए ब्रांच मैनेजर हैं तो हमको उसको अपडेट रखना है। हमको बिल्कुल कि चेयरमैन कोई, हम क्यों इतना डटे रहते? क्योंकि मुझे बात में चेयरमैन साहब के पास, दीक्षित सर के पास, जितेंद्र सर के पास जाना है। डीपी गुप्ता जी हमें बहुत मानते थे, इसलिए नहीं मानते थे कि कोई रिश्तेदारी नहीं थी, लेकिन हम उनके पास जब जाते थे तो ब्रांच के अपडेट के साथ जाते थे, उसमें कोई नेतागिरी नहीं होती थी, वो इसीलिए मानते थे। आपको उदाहरण मतलब एक वो बता दें, जिस समय बैंक समामेलन हुआ सर, पूर्वी बना, नए चेयरमैन अपॉइंट हुए, बॉम्बे से आए आर.के. बंसल जी, पूरे बैंक में मारा हलचल, हमारे भी बैंक में हलचल। जैन साहब उस समय चेयरमैन थे, विकास जी बैठे। जैन साहब रायबरेली हेड ऑफिस पहुंचते हैं, पहुंच के बैठे तो फिर जो अन्य अधिकारी होते हैं वो बुला के पहले अधिकारी से उन्होंने कहा कि ये सगुन शुक्ला कहाँ है? तो उन्होंने बताया कि वो तो फतेहपुर में है। तो फौरन इमीडिएट जैन साहब के पास उनका फोन आ गया, हम आप लोग जैन साहब के पास ही बैठे थे कि वो सगुन शुक्ला का जरा नंबर दीजिए। तो ले रहे वो तो सामने ही बैठे हुए। मेरी जैन जी से बात हुई। बंसल जी सिर्फ हमसे इस बात से प्रभावित थे कि जब वो शाहजहांपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में थे एज ए चेयरमैन, और वहाँ एक आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में जाकर हमने एक बहुत सकारात्मक भूमिका अदा कर दी थी और वो आंदोलन समाप्त हो गया था सारा चीज। तो हमको बहुत रिकॉग्नाइज करते थे। इतने रिकॉग्नाइज करने वाले चेयरमैन कि उसका एक उदाहरण बता दें कि अगर वो आए हैं और साथ में हैं और हमने दीक्षित जी के पैर छू लिए तो वो भी उसी के पैर छू लेते थे। और किसी के पैर छू लिए तो उसे तो हमने छूना बंद कर दिया। इतना रिकॉग्नाइज करते थे। चर्चा का विषय बन गया माइनर के अंदर कि हमें बहुत मानते हैं। तो हमारे जो ब्रांच हेड थे शाहजहांपुर में, योगेश जी को याद होगा, अवस्थी जी को याद होगा, वो आर.एम. दुबे जी थे। हम तो शाहजहांपुर में जैसे हर जगह आराम करने जाते थे वैसे आराम करने वहां भी थे। आराम का समय चल रहा था हमारा, वो हमारे पीछे पड़ गए क्योंकि वो 20-25 साल से सुल्तानपुर के थे, फतेहपुर पड़े थे। उनको लोगों ने कह दिया अरे शुक्ला जी को इतना मानते हैं, आपका सुल्तानपुर ट्रांसफर हो जाएगा। अब वो दुबे जी, मैं यार उनको सीनियर थे, हमारे ब्रांच मैनेजर थे, मैं उनको अनुरोध को नहीं रोक सका और मैंने फोन लगा दिया। हमने कहा सर अब लोग ये भी देखना चाहते हैं कि ये जो समामेलन हुआ है इसका कुछ रूप बोले क्या है बताओ। हमने कहा ये हमारे दुबे जी जो ब्रांच मैनेजर हैं, ये सुल्तानपुर के हैं, 25-26 साल से अपने परिवार से यहाँ पड़े हुए हैं। शाम को भाई साहब उनका सुल्तानपुर का लेटर आ गया। और पहला केस सबको याद होना चाहिए कि बड़ौदा पूर्वी में पहला जो समामेलन के बाद इंटर रीजन ट्रांसफर हुआ था वो राजमणि दुबे जी का हुआ। और राजमणि दुबे जी बड़े खुश हो गए। आया शनिवार, विदा हो गए, हमारे पास सप्रेम भेंट चाबी उन्होंने मैंने रिसीव कर लिया और दुबे जी को चले गए। एक हफ्ता हो गया, सर ये आदत नहीं कभी चाबी की, सर इस तरीके का कोई काम नहीं। एक हफ्ता होने के बाद लगाया फोन, हमने कहा सर वो शाहजहांपुर में नहीं भेजा किसी को। अरे बोले वहां तो तुम हो, तुम ही रहोगे ब्रांच में। अरे हमने कहा लेकिन अब वो इतना मुझको मानते थे, लेकिन मेरे भी दिमाग में था कि वो चेयरमैन है। अब मैं उनसे एक हल्के फुल्के तरीके से बात करने लगूं। हमने कहा ठीक है। बस अगले दिन से हमने जो है मोर्चा संभाल लिया। योगेश जी साथ में थे, अवस्थी जी साथ में थे। रात दिन फिर हम जो है उसमें कोई उस क्षेत्र में बैंक चाहे जो अपने बनती रही हो, पूछ लीजिए आज की भी डेट में जो कभी जिंदगी में किसी बैंक में नहीं गए वो परिवार, कुरसम का वो सुनील सिंह का परिवार जो राजा कहा जाता है, 1000 बीघा कास्ट है। मैं उस घर के अंदर भी जाके उनके उस आंगन में जिसमें उनके गांव के लोग जिंदगी में नहीं गए थे, वहाँ 500 लोगों को बैठाल के हमने वहाँ कृषक गोष्ठी कर दी। क्षेत्रीय सारे विधायक आए, प्रशंसा के गुण गाए गए। बंसल जी जमीन में बैठ के जो है कृषक गोष्ठी किए, खाना खिलाया उन लोगों ने बढ़िया तरीके से।
गांव वाले कहें शुक्ला जी आप तो बहुत धन्यवाद हो कि कम से कम इनका अंदर वाला आंगन तो देख लिया। इतना जलवा। मैंने वही मीटिंग में उनसे अनुरोध किया कि मैं चाहता हूं कि 1000 में से कम 10 से 15 बीघे का एक कृषक कार्ड बनवा लीजिए। अगले दिन ही जब सुनील सिंह लेके वो अपनी खसरा खतौनी लेके आए तो पूरा शाहजहांपुर गांव देखने लगा कि यार सुनील सिंह कैसे आ गए यहाँ पर, उनको राजा भैया समझो वहां का। इस तरीके के व्यक्ति तो जो कुछ है एकदम समर्पित हो गए। बढ़िया जो है मिला। दिनेश शर्मा जी आए, अरे भाई सब लोग आ गए कानपुर, यादव जी, सिन्हा जी, सारे लोग। अब हमें ही अकेले बच्चे। अब जब भाभी लोग इनको मिले, अरे भाई साहब तो बस ऐसे काम है, अब ये बस हमसे शुरू हो जाए, बस तुम्हें नेतागिरी सवार है। सब लोग आ गए, देखो योगेश आ गए, यादव भाई साहब आ गए, फलाने। तो हमने दिनेश शर्मा जी से कहा, हमने कहा सर अब हमको भी कानपुर कर दीजिए। बोले अच्छा हाँ ठीक। अब मुझे सारी कहानी नहीं पता कि कानपुर में क्या कहानी पकड़ रही है। मैंने गलत समय में, क्योंकि माल रोड ब्रांच से इतना नाराज चल रहे थे कि लगभग 7 जुलाई 2007 को नया प्रोमाइसेस जो आज की डेट में है उसको शिफ्ट करने के 7 महीने बाद उन्होंने विजिट किया और एक भी खाता नहीं खुला था। तो इतने बिफर गए कि मतलब वो भूता जी को उन्होंने बहुत गया बंद करो इस ब्रांच को। और उसी समय मैंने भैया गलती से, क्योंकि इतना डेवलपमेंट नहीं पता था कि क्या कहानी पक रही, और हमको उन्होंने फौरन फोन किया, शुक्ला वो तुमको कानपुर कर रहे हैं। हमने कहा धन्यवाद है, और बड़े खुशी से हम आके कानपुर में पधार गए। और जैसे भूता जी के पास गए तो हमको शाखा माल रोड का हमारे तो पैरों से जमीन निकल गई। देहाती छाप आदमी, कंप्यूटर फ्रेंडली बिल्कुल नहीं, यहाँ विवाद चल रहा था। अब आप समझ लीजिए कि मुझे लगे क्या करें क्या करें, लेकिन फिर किया सभी लोगों ने देखा, मुकाबला किया। 5 साल रहे, कोई मेरे समझ में नहीं माल रोड में आज तक 5 साल झड़ी लगा दिया। वहाँ भी मीटिंगों की, गोष्ठियों की 3 बार तो शिवप्रकाश जायसवाल जी है जो केंद्रीय मंत्री थे, उनको लाख में डाला, पूरा माहौल बदल दिया वहाँ का। 32 बैंकों से हम बहुत ज़्यादा व्यवसाय नहीं, क्योंकि 2 करोड़ 15 लाख उसका 10वें वर्ष में व्यवसाय था, और हम उसको 28-30 करोड़ तक ले जाने में सफल रहे, और हमको कोई कॉन्फिडेंस है। ये तमाम यात्राओं की जड़ है। तो मेरा आग्रह यही है, अनुरोध यही है कि लीडरशिप भी या एक सदस्य के रूप में जो आपकी एक मजबूत प्रबंधन के सामने, अगर यूनियन ना हो तो क्या आपकी कोई पहचान नहीं हो सकती है। एक समर्पित रूप से और ईमानदारी, ग्राहक के प्रति ईमानदारी, अपने सहयोगियों के प्रति ईमानदारी। हो सकता है कि कुछ आर्थिक रूप से पूरे उसमें हमें लगता है कि यार हम कमी रह गए, सबके पास बढ़िया बढ़िया मकान है, मेरे पास बहुत बढ़िया नहीं है, मेरे पास बड़ा बैंक बैलेंस नहीं है, लेकिन ये महत्व नहीं रखता है। महत्व रखता है कि आपकी कितनी इज्जत और प्रतिष्ठा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने कुछ किया है, कि आज से लेकर सभी को पता है, इनको भी पता है, पूरे मार्च भर हम अपना विदाई समारोह अटेंड करने जो है उत्तर प्रदेश भर में जो है डेली कोई न कोई डेट बुक हो रही है। तो निश्चित रूप से जब समर्पित हो जाएंगे तो आपको इसको मिलेगा। और ये इस शेर के साथ हमने अपनी पूरी यात्रा पूरी की है, जिसको भी मैं आज अंतिम रूप से जरूर आपको सुना दूं, और उसके बाद अपना गीत, इसके पहले कि आप डिमांड करें खुद ही सुना देते हैं। समा कभी भी बुझ सकती है। ये मैंने हर मीटिंगों में, पूरे भारत की मीटिंगों में मैंने अपने लोगों के अंदर ऊर्जा भरने के लिए इस शेर को बहुत महत्वपूर्ण ढंग से हमेशा प्रेजेंट किया कि समा कभी भी बुझ सकती है, कश्ती कभी भी डूब सकती है, मायूस न हो इरादे के बदल, तकदीर कभी भी बदल सकती है। तो हमारी पूरी यात्रा भर हमारे साथ रहा और हमने लोगों के अंदर इससे ऊर्जा दी। क्षमा करिएगा, बीच में रोक रहा हूँ। इसका पार्ट ए भी है, जब आप शुरुआत में कहा करते थे, ये तो पार्ट बी में आप कहना शुरू कर दिए, प्रेरणा देगा।
वो भी सुना दीजिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना। नहीं वो यहाँ ठीक नहीं है, वो नहीं हमारा जो कमिटमेंट है वही बेकार है। अभी और मौके मैं अपना वही प्लेटिनम गीत जो वास्तव में भारत के गीत संगीत का एक प्लेटिनम गाना है, पता नहीं क्यों मेरा जीवन का एक पार्ट बन गया। नौकरी में भी वो सुनाया, बीच बीच में जब विकास जी और पूरी महफिल बैठती थी तो बीच सुना देता था। बीच में 10-20 साल थोड़ा उधर से ध्यान हटा रहा। कोरोना कार्यकाल से जो है फिर से जिंदा हुआ तो 250 गाने हमारे वीडियो रिकॉर्डर हमारी पुत्री जी बैठी हैं और एक माँ दर्शक जो ताली बजाते थे 250 गाने गा डाले। तो मैं उस गाने को आप सबको प्रस्तुत करते हुए अजय भैया से तो हम टक्कर ले नहीं सकते हैं, विकास जी से टक्कर नहीं ले सकते हैं, लेकिन जो भी गुनगुना लेते हैं उसको समर्पित करते हुए मैं इस गीत के साथ सभी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। एक हवा का झोंका आया, एक हवा का झोंका आया, टूटा डाली से फूल, टूटा डाली से फूल। ना पवन की ना चमन की किसी की है ये भूल, किसी की है ये भूल। खो गई खुशबू हवा में, कुछ न रह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। ना डगर है ना बसर है, ना डगर है ना बसर है। जाना है मुझको कहाँ, जाना है मुझको कहाँ। बन के सपना हम सफर का साथ रह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, कोरा ही रह गया, कोरा ही रह गया। हमारा अंतिम पड़ाव था। निश्चित रूप से जब भी जो भी हमसे या यहाँ के स्टाफ को किसी भी तरीके का कोई सहयोग किया तो निश्चित रूप से अपने इस अंतिम पड़ाव का कमिटमेंट हमेशा रहेगा और मेरी अपनी जैसी भी सेवाएं होंगी वो देने के लिए मैं यहाँ पर हमेशा प्रतिबद्ध रहूँगा। इसी के साथ मैं राकेश जी को, सारे स्टाफ को, यहाँ आए हुए सभी लोगों को, अपने तमाम सम्मानित ग्राहकों को, अपने ऊपर श्री राम शुक्ला जी, जमीर साहब को, सभी लोगों को, दीक्षित भाई साहब को, भाभी जी को और हमारी जो वास्तव में असली भाभी से भी ज़्यादा असली भाभी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो खुद जानती है और भाई साहब भी जानते हैं। जब हम लोग क्योंकि इसमें फतेहपुर में ऑफिस में रहते थे, यूनियन ऑफिस में,
आपकी शादी हो चुकी थी, भाभी जी ने, क्योंकि झांसी की तरफ भाभी थी, तो भाई साहब को इन्होंने शादी के 6 महीने 1 साल बाद ही कोई प्रेम पत्र लिखा था जो भाई साहब अपने बैग में डाले, लेकिन हमारे जैसे शरारती तत्व हमने उसको पढ़ लिया। अब मैंने जो भाभी ने उनको प्यार के शब्द लिखे थे, जब ये बैंक से लौट के आए तो मैंने इनको वो सब बोलने शुरू किए। बोले यार पढ़ ली क्या तुमने, चिट्ठी पढ़ ली? तो सर की आंखों में आंसू आ गए। एक अच्छा रिश्ता उस परिवार से रहा, पिताजी का बहुत स्नेह मिलता था। सारी चीजें जीवन में जो जुड़ाव थी, समस्या सर हमारे 3 बार मिले हमको। तीनों बार इन्होंने ये जितना हमने यात्रा कर डाली, जितना हमने अपना ज्ञान बढ़ा दिया, उसके गुरु यही थे। क्योंकि पहले ही पड़ाव में जब मिले, ये ऐसे शब्द थे जो ज्ञान को बढ़ाने के इतने मतलब उसकी इतनी भूख थी इनको कि आपको दीक्षित सर बतावें कि जब संडे, मैं 82-83 की बात कर रहा हूँ, जब ये ब्रांच हेड थे वहाँ, तो जब संडे में इनसे मिलने तो ये हमको परेड में, चूँकि आपकी एक पुश्तैनी दुकान है जिसमें जो गुटखा मसाला जो होता है वो आपकी दुकान है, आज भी है, अपने छोटे भाई को रेस्ट देने के लिए ये उसमें जाके तहमत लगा के बनियान पहन के 25 पैसे 15 पैसे 20 सवेरे से 8-10 बजे पहुंचते थे और 3-4-5 बजे तक, और वहीं हम लोग जाके ऐसे कोने में खड़े रहते थे, वहीं अपना ज्ञान हम लोगों को बांटते रहते थे और वो मसाला भी बांटते थे। इतना जमीनी रूप से उस संघर्ष करने वाला मैंने व्यक्ति नहीं देखा, और कुछ यही छाप पड़ गई, क्योंकि पूरे रिज्यूम में यही एक ऐसे व्यक्ति हैं कि 2-2, 3-3 बार ये मान लो कि जो हम सफलता बता रहे हैं, ये यहाँ यूसीसी के इंचार्ज बन गए थे। बस हमारा काम खत्म था, हमको लीड लेना और उनके ऊपर पैक देना, बस इसके बाद वो काम कंप्लीट हो जाए। इस तरीके का तमाम जो माहौल और वातावरण सबने दिया, बहुत यादें सबके साथ जुड़ी हैं। समय की सीमा की वजह से मैं उनको बहुत ज़्यादा प्रकट नहीं करवा रहा हूँ। DN द्विवेदी जी को, PK त्रिपाठी जी को, और विशेषकर सुधीर पांडे जी को। सुधीर पांडे जी भी बहुत संघर्षशील व्यक्ति रहे। BMS में होना उनके लिए गौरव की बात है। तो कानपुर से जाके कोई आजमगढ़ जैसे क्षेत्र में और अपने उस संगठन को जीवित रहे, और आखिरकार लास्टली वो उस बैंक के एक प्रमुख लीडरों में पहचान मिल गए, और हमारा उनसे ऐसा रिश्ता रहा जबकि हम उस संगठन के नहीं थे। हम जब कभी भी गए उस बैंक के अंदर तो एक बार हमारे लीडर थोड़ी देर बाद मिलने आते थे, लेकिन सार्वजनिक रूप से सुधीर पांडे जी हमेशा मिलने आते थे, हमेशा मुलाकात होती थी। हमारा इनका रिश्ता एक बहुत बड़ा रिश्ता है। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि वो इस समय कानपुर में है और रिटायर होने के बाद कानपुर में बैठेंगे। दूरियां नहीं होनी चाहिए। अब जो हमारे उत्तराधिकारी हैं, जो पुत्रों की तरह हैं, हम पुत्रों को विरासत में नकारात्मक आपसी फूट का जो विरासत है वो नहीं देके जाना चाहते हैं। मेरा ये आह्वान है कि ये जो हम लोगों की, इसको हम वैचारिक भी नहीं कहेंगे, ये बहुत न्यूनतम स्तर का वैचारिक मतभेद हम लोगों के बीच में चला है, यूनिट स्तर पर। आने वाले समय में कोई जिले स्तर का नहीं है, एक बड़ी बैंक स्तर में लोग काम कर रहे हैं। ये प्रतिस्पर्धा वैचारिक होनी चाहिए। वैचारिक रूप से, निश्चित रूप से मतभेद हो तो और बढ़िया चीज उत्पन्न होती है, एक अच्छी ऊर्जा निकलती है। लेकिन सबके बीच में बैठ के तालमेल करके संस्था के प्रति एक गंभीर विचार जरूर होना चाहिए। इन्हीं तमाम बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत